हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए साइंस की क्विज नंबर 7। जी हां, इससे पहले 6 क्विज हो चुकी हैं साइंस की। महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज होती है वो यहां पर हम लेकर के चल रहे हैं। जिस लेवल पर, जिस पैटर्न पर आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपसे 10 प्रश्न फिजिक्स के पूछे जाएंगे तो भाई 5 प्रश्न बायोलॉजी के और 5 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। तो उसी पैटर्न को हमने यहां पर फॉलो किया है। कोई भी परीक्षा हो जहां पर भी 40 नंबर 20 नंबर का आपका साइंस आता है, वहां पर आपसे इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आपका बायोलॉजी बढ़ा देगा तो केमिस्ट्री कम कर देगा, केमिस्ट्री बढ़ा देगा तो फिजिक्स कम कर देगा, पर पूछे भाई तीनों से प्रश्न जाएंगे। तो हम उसी पैटर्न को यहां पर लेकर के चल रहे हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले फिजिक्स के 10 प्रश्न, उसके बाद केमिस्ट्री के 5 प्रश्न, उसके बाद बायोलॉजी के 5 प्रश्न लिए हैं। उसी पैटर्न को फॉलो किया जैसे कि जेल पहरी मध्य प्रदेश या फिर रेलवे जैसे करता है, आपका ग्रुप डी जो होता है, एनटीपीसी जो होता है, ऐसे ही फॉलो करता है। सेम टू सेम वही पैटर्न हम आपको लेकर के आए। देखिए, हम आपको एक बात बता दें, जहां पर मैथ नहीं होता, इंग्लिश नहीं होती, वहां पर आपके लिए साइंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भाई तीसरा सब्जेक्ट वही है साइंस, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम उसी की वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। एक एक प्रश्न की आपको अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी कि आसपास भी इसके प्रश्न आ जाए ना, तो वो भी आप सही करके आओ। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं साइंस की क्विज नंबर 7 के पहले प्रश्न पर, जहां से आपका स्टार्ट हो रही है फिजिक्स। तो मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है क्यों, आपसे यह पूछा गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मटके के अंदर संरक्षित जल क्यों ठंडा हो जाता है। मटके के अंदर संरक्षित जल, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, बहुत से लोगों के घर में फ्रिज होता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं नहीं यार मटके का पानी पियो, ठंडा पानी पियो, क्योंकि मटके का जो ठंडा पानी होता है उसमें सोंधापन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई आइए हम आपको बताते हैं कि मटके का पानी इतना अच्छा क्यों लगता है। तो देखिए, ऑप्शन ए आ रहा है आपके सामने कि छोटे छिद्रों से जल वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन बी है मटका ऊष्मा का अच्छा विकिरण करता है। ऑप्शन सी है मटका जल की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आ रहा है, आइए बताते हैं। तो देखिए, यार आपका ऑप्शन नंबर डी है, मटके की ऊष्मा धारण क्षमता अधिक होती है। तो भाई इसका आंसर है ए, यानी कि मटके के अंदर जल ठंडा होता है क्योंकि मटके के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, जल को वाष्पित कर देते हैं। तो कैसे वाष्पित करते हैं, आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं। तो देखिए, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसमें से पानी रिसता रहता है, हल्का 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 बाहर रिसता रहता है, और बाहर से क्या होता है, हवा चलती रहती है। तो हवा और पानी जब मिक्स होता है तो ठंडक प्रदान करता है, और वो सौंधी सौंधी सी उसमें महक भी आ जाती है, स्वाद भी सौंधा सौंधा सा आ जाता है। तो क्या होता है, ठंडे का पानी बहुत ही, मतलब मटके का पानी बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पर फ्रिज की अपेक्षा मटके का पानी पीना। तो आज आप समझ गए होंगे भाई मटके का पानी सौंधा सौंधा क्यों लगता है, उसमें स्वाद क्यों आता है। तो यही वजह है कि मटके के अंदर का जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, वो भाई क्या होता है कि वहां से जल वाष्पित होना चालू हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मटके के अंदर रखा जल ठंडा हो जाता है और हमको बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है वो जल। तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 ये आ गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रतीक सीडी है। भाई ये बहुत बार प्रश्न आया है, व्यापम का तो फेवरेट प्रश्न है, व्यापम और रेलवे का, कि सीडी किसका प्रतीक है, यानी कि सीडी का अर्थ क्या होता है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इसका नाम सीडी है तो सीडी का फुल फॉर्म क्या है, और ये क्यों इसका नाम कैंडेला ही रखा गया, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है कोण, ऑप्शन सी है दीप्ति तीव्रता, और ऑप्शन डी है पदार्थ का परिमाण। तो क्या है इसका आंसर, आइए देख लेते हैं इसका आंसर पहले। तो देखिए, इसका आंसर सी, यानी कि दीप्त तीव्रता का मात्रक है सीडी। तो देखिए, सीडी का पूरा नाम है कैंडेला। भाई पहले प्रश्न पूछा जाता था कैंडेला किसका मात्रक है, अब प्रश्नों को चेंज कर दिया है, अब आपसे सीडी ही पूछ लिया है। पहले तो आपको सीडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तब तो बताओगे भाई वो कैंडेला है, और तब तो बताओगे दीप्त तीव्रता का मात्रक है। तो ये अब क्या है, लेवल बढ़ रहा है प्रश्नों का। तो देखिए, इसका नाम कैंडेला ही क्यों रख दिया, तो कैंडेला नाम के वैज्ञानिक ने भाई इसकी खोज की थी, इस वजह से उसका नाम जो है कैंडेला ही रख दिया गया था। ठीक है, आगे बात आपके समझ में। तो कैंडेला जो है ना, वो वैज्ञानिक का नाम है। पहले के लोग वैज्ञानिक ऐसे ही होते थे, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं, इधर उधर का नाम नहीं रखेंगे, अपने नाम पर रखेंगे भाई, अपना स्वैग चलेगा हर जगह, हमने खोजा है तो हमारा नाम रखो भाई। तो वहां पर नाम रख देते थे उनके नाम पर, कैंडेला हो गया, टेस्ला हो गया, ये सब लोग क्या अपना नाम पे ही रखवाते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है मोल, ऑप्शन सी है ग्राम, और ऑप्शन डी है मिलीग्राम। तो बताइए कि पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
ये देखो भाई, इसका आंसर है बी, यानी कि रासायनिक पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। एक मोल 6.023 गुणा 10⁻23 अणुओं के बराबर होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया भाई कि एक मोल कितने अणुओं के बराबर होता है, तो अब आप भूलना नहीं, 6.023 × 10⁻23 मोल अणुओं के बराबर होता है भाई एक मोल। और एक मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये भी आप दोनों चीज़, ये क्या फैक्ट वाली चीज़ें हैं। ये यूपीएसआई जो है ना, वो आपसे जब विज्ञान के प्रश्न पूछेगा तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछने वाला है। ऐसे जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आपसे यूपीएसआई स्पेशली पूछता है। और यूपीएसआई की भाई आने वाली है वैकेंसी, तैयार रहिए। यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, भाई यूपी में तो अब बाहर आने वाली है परीक्षाओं की तैयारी, एकदम कमर कस लो भाई। हाँ, सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यूपी को तो हम टारगेट करके रखे हैं, एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है बाहर। यूपी पीसीएस ने आपको इसका एग्जाम्पल दे ही दिया है भाई, 35 प्रश्न सीधे सीधे आए थे, तो समझ लो भाई क्या होने वाला यूपीएसआई का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, एक पोल की ऊंचाई को किसमें मापा जाता है। भाई पोल का मतलब पता होना चाहिए, पोल का मतलब होता है खंबा, तो खंबे की ऊंचाई को अपन कैसे नापेंगे, कितने में नापेंगे, और ऐसा ही मात्रक पूछा गया भाई। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है किलोमीटर में, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी है मीटर में, या फिर ऑप्शन डी है नैनोमीटर में। तो किसमें नापेंगे एक पोल या फिर कहें खंबे की लंबाई को, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है भाई सी, यानी कि हम मीटर में नापेंगे। भाई किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा दूरियों को नापने के लिए हो जाता है, सेंटीमीटर बहुत छोटी दूरियों को नापने के लिए हो जाता है, और नैनोमीटर जो होता है वो बहुत ही कम दूरियों को नापने के लिए नैनोमीटर हो जाता है। तो अपने पास बच्चा क्या भाई, मीटर में नापेंगे खंबे की ऊंचाई को। तो आइए पूरी बात बताते हैं आपको कि मीटर कब कैसे और क्या आया, मतलब कैसे आ गया मीटर, हम मीटर में ही क्यों मापते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है भाई, ठीक है। मीटर लंबाई की माप की इकाई है, ये भी हमको पता चल गया। यह अंतरराष्ट्रीय कार्य प्रणाली में एवं मीट्रिक प्रणाली में भी लंबाई का मात्रक होता है, और ऐसा ही मात्रक है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर हम ऐसा ही मात्रक को करते हैं, इसलिए हम मीटर में मापते हैं पोल की ऊंचाई को या फिर खंबे की ऊंचाई को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। मिशन 20/20 है भाई, 20 में से 20 नंबर आएंगे, आप टेंशन मत लो बिल्कुल विज्ञान में। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। ये देखो भाई, ये भी क्या है, वही प्रश्न है, क्या से क्या हो गए देखते देखते वाला। पहले आपसे ये पूछा जाता था कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है, इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग है, पर अब आपसे पूछ लिया है कि रंगों का सही क्रम बताइए। अब आपको समझना भी पड़ेगा कि ये कौन से रंग पूछ रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कितना भी घुमा करके प्रश्न आ जाए ना, आपको हर प्रश्नों से हम रूबरू कराएंगे कि किस लेवल का प्रश्न अब आने वाला है, किस लेवल के प्रश्न अब तक आए हैं। तो पूरी तैयारी कर लीजिए आप सक्सेस जंक्शन के साथ में सफलता की ओर बढ़ने के लिए। ऑप्शन ए है लाल हरा पीला, ऑप्शन बी है नीला हरा पीला, ऑप्शन सी है हरा बैगनी लाल, और ऑप्शन डी है बैगनी नीला और लाल। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये किन रंगों का क्रम पूछा है। क्या ये प्राथमिक का पूछा है, कहीं ऐसा तो नहीं भाई बिब्ग्योर वाले का पूछ लिया है। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हमने आपसे कहा था भाई बिब्ग्योर वाले का पूछ लिया है, बंड विक्षेपण वाले रंगों का क्रम पूछा है। इसका आंसर है बी, यानी कि नीला हरा और पीला। देखिए, प्रकाश के बंड विक्षेपण में रंगों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल होता है। भाई कौन से वाला पता है, वो प्रिज्म से अपने प्रकाश की किरण गुजारती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, वो वाला क्रम पूछ लिया है भाई। देख लो कैसे बदल रहा है यहाँ पर प्रश्नों का लेवल। ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, आपको समझना भी पड़ेगा कि ये कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। तो बिब्ग्योर वाले का पूछ लिया है, और हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हम याद कैसे करेंगे। तो बैजानी हपी नाला याद है, बैगनी, उसके बाद जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ला से लाल। तो बैजानी हपी नाला से अपन याद करेंगे भाई। नारंगी भी आता है पीले के बाद में। तो ये लेवल यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस लेवल तक यहाँ पर प्रश्न को पहुंचा दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। और जो अगला प्रश्न आ रहा है ये तो आपने कई बार परीक्षाओं में देखा होगा, तो आइए देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में सुधार करने के लिए हमें क्या उपयोग करना होगा। भाई निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसा इसका नाम है ना, उल्टा काम है भाई। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती भाई, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, मायोपिया, मायोपिया से ऐसे याद कर लो भाई, मेरा पिया, यानी कि मेरा पिया मेरे पास में है, तो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, तो भाई निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं।
ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। आपको अगर इंग्लिश में, ये इंग्लिश वर्ड है आपकी इसका निकट दृष्टि दोष का, मायोपिया, तो अब यहाँ मायोपिया का बात समझ में नहीं आ रही भाई, मायोपिया क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं। मायोपिया का मतलब होता है महारोपिया हमारे पास में है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, महारोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका निवारण कैसे करेंगे, तो वो भी हम आपको बताते हैं। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी है अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन सी है समतल लेंस के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी। आइए देखते हैं और इसका आंसर भी आपको पूरी डिस्क्रिप्शन सहित जानकारी देते हैं। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर है बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इस दोष को सुधारने के लिए हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अव मतलब क्या होता है, अव मतलब होता है पास, तो ऐसे याद कर लो भाई, मायोपिया महारोपिया, महारोपिया हमारे पास, यानी कि अव माने हमारे पास, तो अवतल हो गया। ऐसे याद कर लो भाई, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष यानी कि अवतल, तो अवतल लेंस यहाँ पर यूज होता है। ये प्रश्न अब आप कभी भी ना भूलने वाले, कितनी बार भी प्रश्न परीक्षाओं में आ जाए गलत करके नहीं आओगे भाई, पूरा याद आ जाएगा, महारोपिया हमारे पास तो अवतल लेंस, ऐसे याद हो जाएगा भाई। यही तो विशेषता है सक्सेस जंक्शन की, कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे। परीक्षा हॉल में जो प्रेशर बनता है ना भाई, दिमाग पे ऐसा लगता है किसी ने एकदम 10 किलो वजन रख दिया, अलग सा वजन महसूस होता है, तो इस टाइम पे ये प्रश्न ध्यान नहीं आते। लेकिन जो ट्रिक और जो कीवर्ड हम आपको बता रहे हैं ना, उस टाइम स्ट्राइक करेंगे आपके दिमाग में, आप प्रश्न बिल्कुल सही करके आओगे, गारंटी देते हैं हम सक्सेस जंक्शन की तरफ से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। तो आ गया अगला प्रश्न कि वर्णांधता को किस उपाय से ठीक किया जा सकता है। अब भाई वर्णांधता का मतलब पता होना चाहिए कि वर्णांधता होती क्या है। तो भाई वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक बार हो गई ना, तो वो ना ठीक होने वाली, चाहे कौन सा भी लेंस लगा लो, 5-6 लेंस मिला करके लगा लो, पीस के लगा लो लेंस, कुछ ना होने वाला भाई। आइए देखते हैं, अवतल लेंस से, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस से, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस से, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी से नहीं। तो हम आपको बता देते हैं आंसर, हमने तो पहले ही बता दिया। आधे लोग तो यही कह रहे हैं भैया आपने पहले ही बता दिया, तो कोई बात नहीं भाई, अतिरिक्त जानकारी तो दे दी हमने आपको। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। वही तो मैंने आपसे कहा, कलर ब्लाइंडनेस हो गई तो भाई बिल्कुल भी ठीक ना होने वाली, कितने भी लेंस लगा लो आप, तो कलर ब्लाइंडनेस कभी भी ठीक नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी। वर्णांधता में एक व्यक्ति को किसी विशेष वर्ण की अंधता हो जाती है, ठीक है, इसे किसी भी लेंस, चाहे अवतल लगा लो उत्तल लगा लो, किसी भी लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता। अब एक बात आपको हम और याद दिला देते हैं कि आपको ये प्रश्न याद कैसे रहेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। पहले अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, आपको एक बात याद है, अरे जो अपने फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, उनके बारे में बताते हैं हम आपको। तो उनने क्या किया, फेसबुक का कलर पूरा नीला क्यों कर दिया है, वो हमेशा नीले कलर की टी शर्ट क्यों पहने रहते हैं, कोई दूसरा कलर क्यों नहीं दिखता है, फेसबुक का कलर नीला ही क्यों है, दूसरा कलर क्यों नहीं है। भाई उनको कलर ब्लाइंडनेस है, आपको ना पता होगा, हमको पता है, हमने बता दिया आपको ना। अगर आपको नहीं पता होना तो एक बार नेट पर सर्च कर लेना भाई, मार्क जुकरबर्ग को वर्णांधता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए आपको पूरे फेसबुक में नीला नीला ही रंग दिखाई देगा। भाई उनको केवल नीला रंग सही दिखाई देता है, और कोई रंग दिखाई नहीं देता सही से, इसलिए उन्होंने हमेशा नीले रंग की टी शर्ट पहने रहते हैं, हमेशा ही नीले रंग का उनका फेसबुक का पूरा वॉल नीले रंग का ही है। कुछ पता चला, कुछ नई जानकारी मिली। अगर नई जानकारी आपको मिली है ना, तो भाई शेयर कर दो इसको और सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए आए हो। पूरी जानकारी आपको, अतिरिक्त जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी के साथ में अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि यदि इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हम पाएंगे। देखिए अभी तक क्या पूछते थे, इंद्रधनुष में कौन सा रंग ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है। भाई अब तो जमाने निकल गए, अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है भूरा रंग, ऑप्शन बी है गुलाबी रंग, ऑप्शन सी है रंगहीन प्रकाश, और ऑप्शन डी है काला प्रकाश। तो कौन सा आप उनको प्रकाश यहाँ पर मिलेगा अगर आप उन पूरे इंद्रधनुष के सारे प्रकाशों को एकदम मिक्स कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये आ गया इसका आंसर भाई, इसका आंसर सी, यानी कि रंगहीन प्रकाश, यानी कि कोई रंग ही नहीं होगा उसका। ठीक है, पूरी जानकारी देते हैं आपको। देखो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कौन कौन से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, वही वाली ट्रिक, बैजानी हपी नाला, याद आ गई होगी ना अब तो। और अगर इंग्लिश वाले बैठे हो भाई, कह रहे यार तुम तो यार हिंदी वालों को बता देते हो ट्रिक, इंग्लिश वालों को नहीं बताते, तो भाई इंग्लिश वालों के लिए भी ट्रिक है, विब ग्योर, विब ग्योर,
BIBGYOR। तो ऐसे याद कर सकते हैं। कलर का जो पहला वो होता है ना अंक, वो अंक नहीं बोलेंगे यार इसको, लेटर जो होता है, लेटर जो होता है ना पहला, उसको याद कर लो। तो उसको आप याद करोगे ना तो विबग्योर बनेगा, ठीक है। वॉयलेट ऐसे करके, वॉयलेट इंडाइलिक ऐसे करके बनेगा आपका विबग्योर। तो वहां से आप याद कर सकते हो भाई, ठीक है। आइए पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। देखिए, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, हमने आपको बता दिया। यह बारिश के मौसम में पानी की बूंदों से टकराकर इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। यदि इन्हें पुनः मिला दिया जाए तो रंगहीन सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। भाई हमेशा जब पानी बारिश हो जाती है ना, उसके बाद ही इंद्रधनुष बनता है। क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि पानी की जो बूंदें होती हैं वो जो है सूर्य के प्रकाश से टकरा करके यहाँ पर 7 रंगों का निर्माण करती हैं, और तब जा करके आपका इंद्रधनुष बनता है। पूरी जानकारी अब आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर था सी, यानी कि सभी रंगों को मिला देंगे तो हमें रंगहीन प्रकाश प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये आ गया अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु स्वयं दीप्त वस्तु नहीं है, यानी कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है दीपक में लौ, ऑप्शन सी है सूर्य, और ऑप्शन डी है तारा। तो बताइए कौन सी वस्तु स्वयं दीप्त वस्तु नहीं है। भाई सीधे ना पूछा उसने कि कौन सी वस्तु स्वयं से नहीं चमकती है, उसने शब्द ही अलग दे दिया, स्वयं दीप्त वस्तु नहीं है। अब घूमते रहो स्वयं दीप्त का मतलब क्या होता है, तो हम बताएंगे आपको क्या होता है स्वयं दीप्त का मतलब। आइए पूरी जानकारी लेते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ए, यानी कि जो चंद्रमा है वो स्वयं दीप्त वस्तु नहीं है। स्वयं दीप्त वस्तु क्यों नहीं है, आइए बताते हैं। चमकदार वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने स्वयं की रोशनी से प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। और गैर चमकदार वस्तुएं वे होती हैं जो अपने स्वयं की रोशनी नहीं बल्कि दूसरों की रोशनी से प्रकाशित होती हैं। अब चमकीली वस्तु को उदाहरण देख लेते हैं, फिर आपको चंद्रमा के बारे में हम आपको बताते हैं कि चंद्रमा का फंडा क्या है। भाई देखो, तो चमकीली वस्तुओं का उदाहरण है सूरज। दीपक में लौ जलती है, वो भी स्वयं से प्रकाशित होती है, ठीक है। बल्ब का प्रकाश भी स्वयं से प्रकाशित होता है। और गैर चमकदार वस्तुओं में क्या होता है कि वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। जैसे पृथ्वी मान लें, चंद्रमा मान लें, कपड़े का एक टुकड़ा ले लें। अब चंद्रमा की बात हो गई तो भाई चंद्रमा का हम बता देते हैं कि ऐसा क्यों इसको ऐसे इस कैटेगरी में रखा है। तो भाई चंद्रमा जो होता है ना वो अपन को चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो चमकीला नहीं है भाई। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है और चंद्रमा की सतह से टकराता है और वापस होता है, तो आपको चंद्रमा हमेशा जो है चमकदार दिखाई देता है। यानी कि चंद्रमा हो या पृथ्वी हो, वो क्या है, अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दिखाते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। सफेद प्रकाश के विसरण से प्राप्त रंगीन बैंड को क्या कहते हैं। देख लीजिए भाई, लैंग्वेज का क्या किया है, पूरा लैंग्वेज एकदम बदल के रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब चलो पूरी जानकारी देते नहीं, फिर आप वही कहेंगे भैया आपने पहले ही आंसर बता दिया। चलो पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। इसका ऑप्शन ए है प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है मिराज, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रम, और ऑप्शन डी है परछाई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि स्पेक्ट्रम। भाई पहले प्रश्न कैसे आता था कि अगर हम प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारेंगे तो कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी, या प्रिज्म से कौन से रंग का प्रकाश गुजारा जाता है। अब भाई वो जमाने चले गए हैं। अब प्रश्न आया कि सफेद प्रकाश, बता दिया हम तो, वो मतलब एग्जामिनर कहना चाह रहा है हम तो भाई ताल ठोक के बोल रहे हैं सफेद प्रकाश गुजारते हैं, हम मतलब तुझसे पूछ ही नहीं रहे। तो भाई पूछ क्या रहे हो ये तो बता दो। हम ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश की विसरण जब हो जाता है तो जो रंगीन बैंड प्राप्त होता है भाई उसको क्या कहते हैं, ये बता दो। अब बोलो तुम, अब बताओ भाई, ऐसे प्रश्न अब आने वाले हैं। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखो वही बात, सफ़ेद प्रकाश के माध्यम से, जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से रंगीन बैंड जो प्राप्त करते हैं अपन, प्रिज्म के माध्यम से मान लो आपने सफ़ेद प्रकाश गुजार दिया, तो सामने जब आप रंगीन बैंड प्राप्त करेंगे तो उससे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। और उसमें रंगों की संख्या कितनी होती है, रंगों की संख्या होती है 7। विबग्योर, हमने आपको पूरी बात बता ही दी थी। तो देखो ये आपकी यहाँ पर फिजिक्स हो गई खत्म, ठीक है। 10 प्रश्न आपके फिजिक्स के हो गए क्लियर, बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो भाई ऊपर जाइएगा और क्या कीजिएगा कि जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो भाई सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, हाँ। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे तो बल्ले बल्ले भाई आपके पास पूरी सीधे नोटिफिकेशन ही आ जाया करेगी, क्योंकि हमारी दिन में कई वीडियो आती हैं। देखिए एक बात आपको बता दें, देखो सुबह आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है, जो अल्टरनेट चल रही है,
ठीक है। शाम को आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, शानदार ट्रिक का डोज देते हैं, डेली डोज, हम डेली नई ट्रिक देते हैं आपको, फर्स्ट क्लास ट्रिक। अगर आपको विश्वास ना हो भाई, अगर आपने ट्रिक ना देखी हो, पहली बार आए हमारे चैनल पर, तो एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लेना भाई। वहाँ पर आपको जो मैथ की बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगी, आप 2 सेकंड में सवाल उड़ाएंगे, 2 सेकंड में कठिन से कठिन सवालों को। और हम बहुत जल्दी भाई इंग्लिश चालू करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों को मतलब इंग्लिश से डर लगता है। अपन क्या करेंगे, इंग्लिश को हवा में उड़ाएंगे अपन, हवा में, हाँ भाई बिल्कुल हवा में उड़ाने वाले हैं अपन इंग्लिश को। दोपहर में आपको इंग्लिश का डेली डोज मिला करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ऐसे टॉपिक उठाएंगे ना कि आपको इंग्लिश से डर लगना हो जाएगा दूर, बिल्कुल खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। तो पहले उन वीडियो की बात अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले चालू करते हैं अपन केमिस्ट्री। यहाँ से आपकी केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और 5 प्रश्न आपके रसायन शास्त्र के सामने आने वाले हैं, जो कि हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आइए दिखाते हैं आपको सारे के सारे प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 यानी कि केमिस्ट्री का प्रश्न नंबर 1 और वैसे प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं। तो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। इसको तो भाई हम ऐसे याद कराने वाले हैं ना, आप तो खुश हो जाओगे। ऑप्शन ए है चाक, ऑप्शन बी है स्टील की चम्मच, ऑप्शन सी है लकड़ी और ऑप्शन डी है शुष्क हवा। तो बताइए कौन सा विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर। भाई इसका आंसर है बी, यानी कि स्टील की चम्मच। याद कराएं भाई, आपने मूवी देखी है वो 3 इडियट्स? अब तो पूरा सीन ही घूम गया होगा भाई। अरे जब ये आमिर खान साहब जाते हैं अपने हॉस्टल में, तो फिर क्या होता है, उनसे बोलते चलो बाहर निकलो, तो बोलते नहीं बाहर नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपने देखी होगी तो पूरा याद आ ही गया होगा। भाई आमिर खान अपना दिमाग चलाते हैं और चम्मच में जो है तार लगा देते हैं, तार लगा कर चम्मच को नीचे रख देते हैं, और फिर उसके बाद जो करंट का झटका लगता है ना भाई सामने वाले बंदे को, ये और एक क्या समझो आप, मतलब सब समझ में आ तो गया ही होगा आपको अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो स्टील की चम्मच है ना, वो चालक है किसका? विद्युत का, विद्युत का अच्छा चालक है। और बाकी जो आपके चौक है, लकड़ी और शुष्क हवा है, ये सब विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बड़ी अच्छी तरीके से। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भाई जंग वाला जो प्रश्न है ना, ये तो कतई जंग ही कर देता है पूरे उसमें पेपर में। भाई ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, बहुत सी परीक्षाओं में देखने को मिला है। आइए देखते हैं। जंग लगने की क्रिया संपन्न होती है, यानी किस कंडीशन में यहाँ पर जंग लगती है। ऑप्शन ए है वायु युक्त नमी में, ऑप्शन बी है नमी युक्त वायु में, ऑप्शन सी है नम वायु में, या फिर ऑप्शन डी। और इसका आंसर आइए देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि नम वायु में जो है जंग लगती है। क्यों लगती है आइए बताते हैं। तो देखिए, जंग लगना एक प्रक्रिया है जो नम वायु में ही संभव है। जंग वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करने के पश्चात लग जाता है। अब क्या है कि नम वायु होती है ना, उसमें होता है पानी, और भाई पानी जो होता है ना, वो क्या करता है, लोहे से क्रिया कर लेता है। लोहे का सूत्र होता है Fe और पानी का होता है H2O। तो क्या होता है, ये दोनों आपस में क्रिया करके जंग का निर्माण कर देते हैं। भाई जंग लग जाती है और लोहा हो जाता है खराब। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायु में नमी उपस्थित होती है। तो नम वायु से क्रिया करके ये ऐसा प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से लोहे में जंग लग जाती है। इसका आंसर था सी। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। और ये प्रश्न भी आपको बहुत बार परीक्षाओं में मिला होगा अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी। नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितने लोग नए हैं ना, उनके लिए तो बेनिफिशियल है। A1 ये वीडियो लगेगी उनको, क्योंकि नई चीज़ें, बिल्कुल मस्त चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होता चलेगा आपका एक एक प्रश्न में। कहने को है ये भाई ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हम पूरा डिस्क्रिप्टिव समझा रहे हैं, कोई दिक्कत ही ना होगी। हाई स्कूल इंटर वाले जो बच्चे हैं ना, जा करके लिख के चले आएंगे जो हम बता रहे हैं, तो पूरे नंबर देना पड़ेगा एग्जामिनर को। हाँ भाई, ये यही विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 13 है, वे कौन सी मुलायम धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, ये आपके कक्षा 10 में दिया हुआ है। अरे भाई कक्षा 10 और 12 से ही तो प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कहाँ से लेकर के आएंगे प्रश्न वो लोग, कहीं अलग से ना लेके आने वाले। ऑप्शन है पारा तथा जस्ता, ऑप्शन बी है सोडियम तथा पोटेशियम, ऑप्शन सी है सोडियम तथा टिन, और ऑप्शन डी है पोटेशियम तथा जस्ता। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है ना, वो मुलायम धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। भाई ये प्रश्न तो हमने आपको कराया था प्रीवियस वीडियो में, और भाई यूपी पीसीएस का जो अभी एग्जाम हुआ है, सेम टू सेम यही प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस में पूछा गया है। वहां पर बस सोडियम के बारे में पूछा गया था कि कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। भाई सोडियम उसका आंसर था। फिक्स
जिसने भी हमारी वीडियो देखी होगी ना भाई, यूपीपीसीएस फोड़ के आया होगा। कम से कम 35 से 40 प्रश्न सीसेट को मिला लेना। अगर आप सीसेट को मिला लेते हैं तो 10 से 12 प्रश्न सीसेट के हो गए और 35 प्रश्न ये हो गए भाई। कुल मिलाकर के लगभग 45 से 50 प्रश्न हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। जबकि हमने अभी हिस्ट्री नहीं कराई थी भाई। हिस्ट्री करा देते ना तो पूरे के पूरे प्रश्न फंसने वाले थे। जब यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम का हम ये हाल कर रहे हैं तो समझ लीजिए यूपी एसआई दरोगा का, यूपी लेखपाल का हम क्या करने वाले हैं भाई। प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। आप वीडियो देखते रहो, साथ में बने रहो। बस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीट्स का उपयोग किया जाता है क्यों? देखिए आपके घर पे इलेक्ट्रिक आयरन होगी, आयरन का मतलब यहाँ पर प्रेस है, ठीक है, तो उसमें माइका लगी रहती है, तो माइका का यूज क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है माइका बहुत हल्का होता है और विद्युत का अच्छा चालक है। माइका विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी है माइका विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक है। और ऑप्शन डी है माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ये तो पूछा गया है भाई व्यापम में, एमपीएसआई का प्रश्न है भाई, सीधे सीधे। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि माइका जो है ना वो विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का चालक होता है भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आयरन में माइका शीट का उपयोग किया जाता है क्योंकि माइका विद्युत का तो कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। यानी कि आपको करंट तो नहीं लगेगा लेकिन उसकी गर्माहट जो है वो पहुंचती रहेगी प्रेस में, तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे और आपको करंट भी ना लगेगा। ये तो फायदा है भाई किसका? माइका का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न कि चांदी के गहनों पर जमा सोने की परत को क्या कहा जाता है? भाई ये वही प्रश्न, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अभी तक आपसे गैल्वेनीकरण आपसे पूछा जाता था कि हम क्या करते हैं कि जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, बताइए भाई वो प्रश्न हो गया पुराना। अब वो प्रश्न सबको रट गया है, ऑप्शन भी ना देखते लोग आंसर लगा के आते हैं। तो अब एग्जामिनर भी हो गया है तैयार, उसने कहा हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए नया प्रश्न, अब बोलो भाई। तो सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहना, ऐसे प्रश्नों से हम आपको डायरेक्ट रूबरू कराएंगे, ठीक है, जो अब नए प्रश्न हैं जो आप परीक्षाओं में आने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो चांदी के गहनों पर जमा सोने की परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टर्लिंग चांदी, ऑप्शन बी है रजत मंडित, ऑप्शन सी है रोडियम लेपित और ऑप्शन डी है स्वर्ण लेपित। तो इसका आंसर है डी, यानी कि भाई उसको स्वर्ण लेपित कहते हैं। आइए पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए भाई जीके की भी जानकारी इसी में दे देंगे, कहीं ना जाओ बिल्कुल हैं। अपन को ना विज्ञान में जीके भी बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक परत, पतली परत को स्वर्ण लेपित कहा जाता है। सोना अत्यधिक चमकदार और मूल्यवान धातु है। भाई सोने का तो लेवल सबको पता ही है भाई, सोने नींद वाली नहीं है। अरे भाई नींद वाली तो ना सोच रहे, अरे यार भाई सोना वो नींद वाली सोने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सोना गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड वो पीले कलर का होता है भाई, यहाँ अच्छे अच्छे पागल हैं गोल्ड के पीछे। तो देखिए भाई गोल्ड का सूत्र क्या होता है ये तो बता दो। तो भाई गोल्ड का सूत्र होता है AU, कहीं भी देखने को मिल जाए AU तो AU लगा करके आना, HG ना लगा देना भाई, यहाँ HG ना होता, AU होता है सोने का सूत्र। तो देखिए चमकदार और मूल्यवान धातु है। भारत में विश्व का 2% स्वर्ण पाया जाता है मात्र। भाई स्वर्ण तो बहुत कम है, कभी भारत सोने की चिड़िया होता था, लेकिन क्या है ना समझ लो भाई, विदेशी आए लूट के लेके चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और अभी तो ऐसा ही मतलब उड़ा दिया है, मतलब सोनभद्र में 1 क्विंटल सोना पाया जा रहा है, मतलब कुछ भी कुछ भी उड़ा दिया भाई। सबकी निगाहें आ गई सोनभद्र पर और लेकर के मीडिया वाले अपना अपना कैमरा पहुंच गए, अभी सोना चुरा के लाता हूं, अभी सोना भर के लाता हूं बोरी में। भाई वहां कुछ ना निकला है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी उड़ा देते हैं मीडिया वाले। मीडिया वालों का कोई भरोसा नहीं है भाई है। तो देखिए भारत में विश्व का 2% स्वर्ण प्राप्त होता है और मैसूर की कोलार की खाने जो है ना वहाँ से ये निकाला जाता है। जो 2% है उसमें सबसे ज़्यादा मैसूर की कोलार हट्टी की जो खाने हैं वहाँ से जो है स्वर्ण आपका निकाला जाता है। और मैसूर कहाँ पर है भाई? मैसूर कर्नाटक में है। जो मैसूर है ना वो कर्नाटक का पुराना नाम होता था। तो भाई जी के और GS भी यहीं क्लियर हो गई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब विज्ञान में भी जी के GS पढ़ाना है अपन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पर केमिस्ट्री खत्म हो गई, अब स्टार्ट हो रही है आपकी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए ये लो भाई फेमस प्रश्न है भाई, ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा लगने लगता है, क्यों ऐसा होता है? ब्रेड खा करके देख लेना सुबह, जब अगर आप थोड़ी देर तक चबाओगे ना तो मीठा मीठा लगेगा। ऐसा क्यों हो जाता है भाई? हाँ ऐसा होता क्यों है आइए बताते हैं आपको। ऑप्शन ए है माल्टेज माल्टोज को अपघटित कर देता है। ऑप्शन बी है वसी अम्ल लाइपेज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी है एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। और ऑप्शन डी है डाइसैकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। आइए बताते हैं इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर सी भाई, एमाइलेज जो होता है ना वो स्टार्च को डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा हो जाता है, क्योंकि एमाइलेज जो होता है ना वो स्टार्च को डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है, और डाइसैकेराइड जो होता है ना वो बहुत ही मीठा होता है। इसलिए आपको जो रोटी का टुकड़ा हो या फिर ब्रेड का टुकड़ा हो ये आपको मीठा लगने लगता है। भाई ये प्रश्न तो आया हुआ है, आपको अगर याद ना हो तो हम आपको बता दें कि जो इससे पहले ग्रुप डी हुई थी ना भाई, ग्रुप डी में जो है ना, ग्रुप डी क्या, रेलवे को ही मान लो, रेलवे में साइंस का लेवल ऐसा आता है, मतलब हाई फाई भाई, साइंस अच्छे लेवल की आती है। तो अगर आपको रेलवे की साइंस फाइट करनी है तो आपको सक्सेस जंक्शन की साइंस वाली सारी पूरी सीरीज, पूरी क्विज लगा लो भाई, हम आपको प्लेलिस्ट में दे देंगे साइंस की क्विज, क्योंकि साइंस हमने उस लेवल की बनाई है ना, जीरो से हीरो लेवल की साइंस बनाई है, बिल्कुल टेंशन ही खत्म है भाई, साइंस का तो बिल्कुल टेंशन छोड़ ही दो। तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आ रहा है। देखिए, जीभ का क्या कार्य है? भाई बहुत से कहते हैं जीभ का कार्य चलाना, हम तो जीभ चलाते रहते हैं, मम्मी भी कह देती हैं घर पे कि तू बहुत जीभ चला रहा है तो भाई जीभ का काम चलाना नहीं होता है, जीभ का काम और भी होता है, आइए बताते हैं आपको। तो मतलब पूछ लिया कि जीभ का क्या कार्य है, तो पता चला कमेंट में कह रहे हैं चलाना मतलब जीभ चलाना कार्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और भी काम होते हैं, मतलब दिल का कुछ भी काम बताते हैं भाई, दिल का काम केवल धड़कना होता है और ब्लड पंप करना होता है, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया, दिल का काम ये हो जाता है, दिल टूट जाता है, टुकड़े हो जाता है, ये वो भाई कुछ भी ना है, फालतू में बदनाम कर रखा है, ठीक है। दिल का काम है केवल धड़कना और रक्त को पंप करना, शुद्ध करना, और कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। ये तो सब अफवाहें फैला रखी बेचारे दिल को फालतू में यार, बदनाम कर रखा है यार, वो भी कह रहा होगा कहाँ फंस गए यार, कहाँ आकर के फंस गए। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ रहा है कि जीभ का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है भोजन का कौर बनाती है, भाई कौन नहीं है, वहां पर कौर है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो भोजन का कौर बनाती है, ठीक है। उसके बाद बी है स्टार्च को शर्करा में बदलती है। ऑप्शन सी है भोजन चबाने में सहायता करती है, या फिर ऑप्शन डी, आइए देखते हैं, ऑप्शन डी भोजन को तोड़ने में सहायता करती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि वो क्या करती है, अपने भोजन का कौर बनाती है। तो भोजन का कौर कैसे बनाती है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हमारी जीभ हमारे मुंह में भोजन का स्वाद पहचानने का कार्य करती है, पहली बात, ठीक है। जीभ में स्वाद अंकुर होते हैं, या भोजन में लार, यह क्या करती है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, या भोजन का कौर बनाकर निगलने में सहायता करती है। ये तो होगी टेक्निकल लैंग्वेज। आइए हम बताते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में। देखो भाई, आपने खाया खाना, रोटी का टुकड़ा, ठीक है, अब क्या है, अब जीभ से निकलेंगी लार ग्रंथियाँ होती हैं जीभ में। अगर आपको जैसे कभी कभी जुकाम हो जाए तो आपको स्वाद का पता क्यों नहीं चलता, पता है, क्योंकि जो कफ होता है ना वो स्वाद कलिकाओं के ऊपर जम जाता है भाई, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलता तीखा है, खट्टा है, मीठा है। आप एक काम करो, गर्म पानी लो, ठीक है, जा करके कुल्ला कर लो भाई, ठीक है। तो जो कफ होता है ना वो क्या होता है, गर्म पानी से पिघल करके बाहर आ जाता है, तो जीभ की स्वाद कलिकाएं खुल जाती हैं। या फिर जो टंग क्लीनर होती है ना उससे टंग क्लीन कर लो भाई, तो क्या होगा, जीभ की स्वाद कलिकाएं खुल जाएंगी, तो फिर आप जब कुछ भी खाओगे ना तो सही स्वाद पता चलेगा, क्योंकि जो जीभ की स्वाद कलिकाएं होती हैं वो खुल जाती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई कि जुकाम होने के बाद में हमको किसी भी चीज़ का स्वाद क्यों नहीं लगता है, क्योंकि स्वाद कलिकाओं के ऊपर कफ जम जाता है भाई, ठीक है, इस वजह से नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या करती है, लार निकालती है हमारी जीभ, ठीक है, और लार से क्या होता है कि जो हम खाते हैं खाना, जो रोटी का टुकड़ा है पहले बहुत कड़ा होता है, वो अब क्या होता है, मुलायम होता जाता है, मुलायम होता जाता है, फिर एक गोल रूप धारण कर लेता है और आप बड़ी आसानी से निकल लेते हैं। तो ये काम है जीभ का। जीभ का काम चलाना नहीं है, याद रखना आगे से, हाँ, नहीं कोई पूछे जीभ का क्या कार्य है, भाई जीभ का काम है चलाना ना भाई, जीभ का कार्य है भोजन का कौर बनाना, और कैसे बनाती है वो हमने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 18। मार्फिन जो एक ड्रग्स है को किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। मार्फिन एक ड्रग्स होता है, आपको पता है मार्फिन के बाद में क्या होता है, मार्फिन लेने से नींद बहुत आती है, ठीक है। और ड्रग्स के बारे में तो क्या कहने भाई, इस टाइम पे तो बड़े चर्चे चल रहे हैं, सुशांत राजपूत वगैरह वाला सिस्टम लेकर के भाई, मतलब मीडिया वालों ने तो उसको अपना एक पॉइंट बना लिया है, मतलब न्यूज़ बन गई भाई, डेली न्यूज़ मिलेगी अपन को, कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है कुछ भी यार। चलो देखते हैं, अपन को तो अपने प्रश्न से मतलब है। ऑप्शन ए है प्रतिजैविक, ऑप्शन बी है प्रति मलेरिया, ऑप्शन सी है रोगाणुरोधक, और ऑप्शन डी है नारकोटिक्स। तो बताइए मार्फिन को यहाँ पर किस श्रेणी में रखा गया है। इसका आंसर है डी। भाई यार ये क्या हो गया, अरे आंसर की तो मुंह दिखाई हो गई, पर आप अपनी ईमानदारी बनाए रखिए भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की मुंह दिखाई हो गई तो कोई बात नहीं है। चलिए देख ही लेते हैं। आंसर है डी, यानी कि नारकोटिक्स इसका सही आंसर है। तो नारकोटिक्स में क्यों रखा है आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए,
मार्फिन एक औषधि है जिसे नारकोटिक्स की श्रेणी में रखते हैं, जिसका अर्थ है नशीला पदार्थ। मार्फिन से एक बात तो पीड़ा दूर हो जाती है। मार्फिन से अगर आपको चोट लगी है, सर में दर्द हो रहा है, तो मार्फिन से क्या होती है, पीड़ा दूर हो जाती है और गहरी नींद आती है। अधिकांशतः इसका उपयोग दमा, खांसी आदि में किया जाता है। ठीक है, आदि चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया अगला प्रश्न, फिर से मुंह दिखाई हुई। अरे कोई बात ना यार, लास्ट चल रहा है, क्या दिक्कत है, हो ही जा रही है। मतलब आंसर भी इतना एक्साइटेड है, एकदम तुरंत आपके सामने आना चाहता है। मतलब आप लोग इतने महान हो, इतनी महान हस्ती हो जो हमारी वीडियो देख रहा है कि आंसर भी परेशान है, सोचता है जब बहुत जल्दी से पहुंच जाए कि भाई हमको देख ले भाई। है मतलब कुछ भी यार। प्रश्न नंबर 19 है, रेबीज किसके काटने से होता है? ऑप्शन ए है सिर्फ कुत्ता, ऑप्शन बी है सिर्फ बंदर, ऑप्शन सी है सिर्फ बिल्ली और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि रेबीज इनमें से किसके काटने से होता है। तो भाई इसका आंसर उपरोक्त सभी। ऐसा ना सोचना कि सिर्फ कुत्ता काट ले तो टेटनी वो मतलब इंजेक्शन लगाया और रेबीज का, ना भाई, इनमें से कोई काट ले तो इंजेक्शन लगवा लेना, बैठे ना रहना ये सोच के कि बंदर ने काटा कोई दिक्कत ही ना है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। ना भाई, बंदर काट ले, बिल्ली काट ले, कुछ भी काट ले भाई, इंजेक्शन लगवाया ना रेबीज का। हाँ, नहीं तो क्या होगा, आइए हम बताते हैं आपको आगे, अभी दिखाते हैं। देखिए, रेबीज कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इन तीनों के काटने से होता है। ठीक है, इस बीमारी से होता क्या है, इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से क्या होता है, पहली बात तो यह एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेबीज कैसा रोग है, तो रेबीज एक वायरस जनित रोग है। इसके होने से क्या होता है, इसके होने से भाई रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है बार बार। हाँ, अब पता चला कि कोई जीभ बाहर निकाल रहा है और तुम मोमोज खा रहे हो, तो ये ना समझना भाई वो मोमोज खाने के लिए जीभ बाहर निकाल रहा है। हो सकता है भाई उसको रेबीज हो, हो सकता है उसको रेबीज हो, इसलिए वो बाहर निकाल रहा है अपनी जीभ। तो भाई ये ना समझना कि मोमोज खा रहे, तुम पता है तुम मोमोज दे दी इसको, लो भाई तू भी खा ले, बोलता है भाई एक दूंगा कान में, भाई मुझे रेबीज है। अबे भाई दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, रेबीज है भाई को। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे से। हाँ, चलते हैं। खैर ये मजाक की बात है। देखिए, अगर हम आपको मजाक में कोई बात बता रहे हैं ना, तो वो माइंड में आपके स्ट्राइक करेगी वहाँ पर जाकर के एग्जाम में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जैसे ही रेबीज शब्द आएगा ना, तो ये पूरी वीडियो आपके सामने घूम जाएगी, भैया ने क्या क्या बताया था, क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, मोमोज हम खा रहे होंगे, जीभ निकालेगा, भाई पूरी बातें घूम जाएंगी आपके सामने। हाँ, यही तो फायदा है। तो ये है प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। बार बार मुंह दिखाई हो जा रही है यार आंसर की। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय हो जाता है? भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है इस टाइम पे। तो भाई संक्रमण की प्रतिक्रिया जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही है। तो क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। मोदी जी भी जाकर के कान में कहते हैं लोगों के, भाई सुनो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि अब कोरोना चल रहा है। मोदी जी भी कह रहे हैं भाई इम्यूनिटी बढ़ा लो, हर कोई कह रहा है भाई इम्यूनिटी अपनी बढ़ा लो। तो भाई इम्यूनिटी होती क्या है यार, ये बहुत से लोग कंफ्यूज है। क्या बोल रखा है मोदी जी ने, सबके कान में आकर के कहते हैं भाई अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो, नहीं तो मेरी गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं, आइए बताते हैं आपको। ऑप्शन ए है प्रजनन तंत्र, ऑप्शन बी है प्रतिरक्षी तंत्र, ऑप्शन सी है पाचन तंत्र और ऑप्शन डी है अध्यावरणीय तंत्र। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी। भाई जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, उसको कहते हैं प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो आइए पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोगों का निवारण करने के लिए शरीर की शक्ति को प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं। ठीक है, पहली बात। और प्रतिरक्षी तंत्र किसी जीव के भीतर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह है जो संक्रामक रोग की पहचान कर उस जीव की रोगों से रक्षा करता है। ये हो गई आपकी टेक्निकल लैंग्वेज। हम बताते हैं आपको व्यवहारिक भाषा में। देखो भाई ऐसा है, अगर कोरोना का वायरस आपके अंदर आ गया ना, तो भाई ले जाएगा आपको। कहाँ ले जाएगा समझ में तो आ ही गया होगा आपको। इसलिए क्या है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बूस्ट करते रहिए। यानी कि ऐसी चीज़ें खाइए, फल खाइए, ठीक है, और लौंग है, जो गर्म चीज़ें, इनको खाइए। तो उससे क्या होता है, आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, शरीर की जो प्रतिरक्षी प्रणाली होती है, वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो सारे वायरस जो होते हैं ना भाई, उनको पहले ही मार देती है, अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी है तो देखिए, ये थे हमारे 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे ये हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और आपको मिलने लगेंगी सारी महत्वपूर्ण वीडियो जो पहले कराई जा चुकी हैं और जो आगे आने वाली हैं। आगे आने वाली भाई तभी मिलेंगी जब आप वहाँ पर जो आइकन है ना बेल वाला, उसको दबा देना, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। कोई दिक्कत ही ना रहेगी, ढूंढने वाली कोई सिस्टम ही खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियो हमारी चल रही है हर सब्जेक्ट की। कल से हम आपको इंग्लिश से भी रूबरू कराएंगे। इंग्लिश को भाई अपन उड़ाने वाले हैं हवा में एकदम। 3 वीडियो इंग्लिश की डली भी हैं, पर हम उससे आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।